खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझ। जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं बिहार बीपीएससी जो टीचर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके जीएस के क्वेश्चन। आज फिर से हम लोग क्लास 5 के ही जो पर्यावरण और हम बुक है उसके चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले गए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। कुल आज हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारा क्या सब दिया गया है। पहला हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बा कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। लक्ष्मणगढ़ कस्बा आपका राजस्थान में हो जाएगा। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है? तो पौधे को सूखे कागज में प्रणालीबद्ध रूप में व्यवस्थित करना ताकि भविष्य में उसका अध्ययन के दृष्टिकोण से इस्तेमाल किया जा सके। हर्बेरियम एक प्रकार की आपकी वैज्ञानिक तकनीक होती है जिसमें पौधे वगैरह को पेपर अखबार से हम लोग लपेट करके फिर उसको जो होता है दबा करके किसी ठोस पदार्थ से हम लोग रख देते हैं। फिर उसको कैटेगरी वाइज उसको अलग अलग श्रेणी में बांट करके रखते हैं ताकि उसका अध्ययन किया जा सके, उसके गुणों को देखा जा सके, उसे किसी दूसरे को भी बताया जा सके। अगला है, बबूल और कैक्टस किस प्रकार के भूमि में होते हैं? या मरुभूमि में होते हैं। बबूल तो देखिए हम आप गांव में भी देखते हैं, बांध के किनारे, नदी के किनारे जो बलुआही जमीन होती है वहां पर बबूल के पेड़ उग जाते हैं। स्वयं भी उग जाते हैं, स्वतः भी उसको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वतः उगाते हैं बबूल के पेड़। और ये कैक्टस वगैरह है ये मुख्य रूप से आपके बलुआही भूमि पर होता है, जहाँ पे रेतीली भूमि होती है वहां होता है। लेकिन इसके अलावे भी ये अन्य जगहों पर मिलता है। तो देखते हैं अब हम लोग चौथा क्वेश्चन में, बबूल तथा कैक्टस मरुभूमि के अलावे और कहाँ मिलता है? तो मरुभूमि के अलावे और कहाँ कहाँ ये मिलेगा आपको? कोलकाता, दिल्ली और गंगटोक में। यहाँ भी हमारा बबूल और कैक्टस मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। अब यहाँ से जो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया है यह हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में है। तो बिहार जो है वह ज्ञान की धरती है। बिहार जो है यहाँ पर अनेक तरह के विश्वविद्यालय हुए जो प्राचीन काल में जहाँ पर देश विदेश के यात्रीगण आया करते थे पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। नालंदा विश्वविद्यालय, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सभी मतलब कहाँ पर? बिहार में है, जहाँ पर कई सारे लोग पढ़ने के लिए भी आए और फिर बाद में ये यहाँ पर पढ़ाए भी। तो आते हैं हम लोग नालंदा के विषय में देखते हैं। प्राचीन काल में नालंदा क्या था? तो यह एक विशाल विश्वविद्यालय था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में था हम लोग का। तो प्राचीन काल में नालंदा क्या था? प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगला देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय। ये देख लीजिए, विश्व का, दुनिया का सबसे पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें हॉस्टल की सुविधा हो वह हमारा कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय में। इसमें क्या था? हॉस्टल की सुविधा होती थी, आवासीय विद्यालय। 7वां क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो इसका स्थापना गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में कुमार गुप्त जो सम्राट थे उन्हीं के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी 500 व्यापारियों के उदार दान से, यानी व्यापारियों ने दान दिया, फिर आसपास के कई सारे गांव के लोग जो थे वो दान दिया करते थे, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हो सका, उसका विकास हो सका। उस समय के जो थे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के राजाओं महाराजाओं ने भी योगदान दिया नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके संरक्षण में हुई थी? तो सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय की जो है सो संरक्षण हुई थी। उन्हीं के मतलब स्थापना जो उन्हीं के संरक्षण में की गई थी।
और ये सारे क्वेश्चन आपको क्लास 5 के जो SCRT के बुक है उसी से लिए गए हैं। पर्यावरण और हम जो बुक है एनवायरमेंटल साइंस के, वहीं से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट भी करते जाइएगा। आप जो है सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप जो है सो अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करके भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको जो है सो समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, और सबको कॉपी में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में हुई थी, 5वीं सदी में हुई थी। 10वां क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे? तो 10,000 से अधिक छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे। प्लस इसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया थी वह भी कुछ अलग तरीके की थी। आप जाते तो दरवाजे पर ही आपको जो है सो 4 पंडित, मतलब उस समय के जो ज्ञानवान लोग थे वो मिलते थे, फिर वह परीक्षा लेते थे। अगर आप उसमें क्वालिफाइड होते यानी पास करते तो ही आपको विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करने की इजाजत होती थी। अगला हम लोग का क्वेश्चन होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे? तो 10,000 छात्र थे। अगला 11 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक थे? तो कुल 2,000 शिक्षक नालंदा विश्वविद्यालय में थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक थे? 2,000 शिक्षक थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र शिक्षक आते थे, यानी छात्र भी और शिक्षक भी? तो आपका कहाँ कहाँ का हो जाएगा? जापान, चीन, कोरिया, तिब्बत, तुर्की और इंडोनेशिया। नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र और शिक्षक आया करते थे? तो कहाँ कहाँ के छात्र होते थे और कहाँ कहाँ के शिक्षक होते थे? आपका जापान के, चीन के, कोरिया के, तिब्बत के, तुर्की के और इंडोनेशिया के। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर कितने पर्वतों के मध्य बसा है? तो राजगीर कुल 5 पर्वतों के मध्य बसा हुआ है, 5 पर्वतों के मध्य। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? 14 क्वेश्चन नंबर, तारानाथ के अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी? तो सारी पूत, पूत है, पुत्र नहीं है, पूत है, सारी पूत की जन्मभूमि थी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री फाहियान नालंदा कब आए थे? तो 4वीं सदी में। चीनी यात्री फाहियान नालंदा 4वीं सदी में आए थे। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, युवान चांग नालंदा कब आए थे? तो 7वीं सदी में, हर्षवर्धन के समय में। युवान चांग नालंदा कब आए थे? तो ये 7वीं शताब्दी में आए थे, आपके जो है हर्षवर्धन के समय में आए थे। और ये युवान चांग नालंदा आए थे और यहाँ पे मतलब जो है सो पढ़ाने का भी काम किए थे। 17 नंबर में देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल कब था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय का कब पीक पॉइंट था, कब नालंदा विश्वविद्यालय अपने उत्कर्ष समय में था, अच्छे समय से गुजर रहा था? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। क्योंकि देखिए किसी का भी अगर उत्कर्ष होता है तो उसमें डाउनफॉल्स यानी अप और डाउन लगा हुआ ही रहता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय पुराने समय में अपने पीक पॉइंट पर था, अपने ज्ञान को लेकर के देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे, पढ़ाने के लिए आया करते थे, ज्ञान की यह भूमि थी। यहाँ पर 9 महल का जो था सो लाइब्रेरी बना हुआ था, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तक भरी हुई थी, 5 प्रकार की शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी आपको। ये सभी उस समय का चीज था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि उसको विदेशी आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से उसको क्षति हुआ विदेशी आक्रमणकारियों ने। क्योंकि आप यह चीज हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी देश के शत्रु जब आक्रमण करते हैं किसी भी देश पर, शत्रु देश जब भी किसी देश पर आक्रमण करता है या कोई राजा महाराजा आक्रमण करता है, तो सबसे पहले वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की शिक्षा को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा विहीन लोग रहेगा, तो उसको आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, उसे अपनी बातों में उलझाया जा सकता है, और वो लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी शिक्षा दूसरे देशों पर थोपने का काम करते हैं, जो भी लोग आक्रमणकारी होते हैं, जो भी लोग आक्रमण करते हैं। तो नालंदा के साथ भी यही हुआ कि जो आक्रमणकारी लोग थे उन लोगों ने नालंदा के एजुकेशन को, नालंदा की शिक्षा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पूरे तरह से इसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया, यहाँ जला दिया गया, पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया गया। अगला हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर डॉट डॉट दे दिए हैं, मतलब सेम चीज ही है। 18 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कौन में, नालंदा विश्वविद्यालय में हो जाएगा यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन चीनी यात्री आकर पढ़े तथा पढ़ाए? वैंग सांग, वैन सांग ये नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर क्या हो गया, पढ़ाने भी लगे। अभी भी देखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं फिर वहीं पर जाकर के पढ़ाने भी लगते हैं, तो उस समय भी सेम कंडीशन था। 19 नंबर,
नालंदा विश्वविद्यालय का अंत कब हो गया, तो 12वीं शताब्दी के अंत। यहाँ भी देख सकते हैं उत्कर्ष 8वीं से 12वीं शताब्दी, यानी 8वीं में उत्कर्ष था, 12वीं में करीब 400 साल तक इसका जो था सो काल रहा। फिर धीरे धीरे क्या 8वीं में उत्कर्ष हो गया, 12वीं में डाउन हो गया। 400 साल तक यानी आप कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का पीरियड था जो उसका अच्छा समय था। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे। तो कुल नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे, 8 प्रांगण थे नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में 8 प्रांगण थे। इस प्रकार हमारा 20 क्वेश्चन का आज यह वीडियो है, छोटा सा वीडियो हम लोग बनाए हैं ताकि आपको जो है सो उकछाव ना लगे और आसानी से आप इसको पढ़ सकें, समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो है सो 1 to 5 तक के तैयारी के लिए जो बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वह आसानी से इस चैनल के माध्यम से होती रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।